तुम लोगों की तरफ से कार्रवाई शुरू न होती तो शायद वो मुझे श्रृंगार वैली रवाना कर देते। वीरा के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। अपनी भूख प्यास की कहानी सुनाकर मुझे मुतासर करने की कोशिश न करो। अगर तुम नताए से मुतमिन हो तो फिर गुस्सा थूक दो। मैंने धीमे लहजा में कहा, तुम बिला वजह मेरी तरफ से बदजन हो रही हो। मैंने तुम्हारे साथ काफी अरसे से दोहरा खेल नहीं खेला है और जन्नत कुल के बारे में तुम कुछ छुपा रहे हो। वो लहजा भर खामोश रहने के बाद बोली। मुझे खुशी हुई कि उसने अपने खड़े किए हुए महाज से पसपाई इख्तियार करके मौजू बदल दिया था। मैंने सुल्तान शाह की नजर बचाकर उसे आंख मारते हुए कहा, मैं गजाला के सामने वो मकालमे तो नहीं दुहरा सकता था जो उसे राह पर लाने के लिए अदा करने पड़ते। तुम खुद समझ सकती हो कि जन्नत कुल जैसी जख्म खोदा लड़की का दिल मोहब्बत की अदाकारी ही से जीता जा सकता था। मैं इस बात के अतराफ में कोई आर नहीं समझता। बातों में काफी वक्त बीत जाने के बाद मैं भी उठ के ख्वाबगाह में आ गया, क्योंकि गजाला उनके सामने कोई भी मुझसे बात नहीं कर सकती थी। जब गजाला लौटी तो काफी सारी बातों के बाद हम सोने के लिए लेट गए। अगली सुबह का आगाज खासे नखुशगवार अंदाज में हुआ। मैं गजाला के शिकवे और शिकायत से निमट कर देर से सोया था, इसलिए इस वक्त आंखें खोलने को तबीयत नहीं चाह रही थी। लेकिन दरवाजे पर होने वाली तेज दस्तकों के जवाब में मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े जोर से आवाज लगाई तो मुझे बाहर से सुल्तान शाह की आवाज सुनाई थी। बाहर आओ, तुम्हारा टेलीफोन है। वो ऊंची आवाज में मुझे इतला दे रहा था, कह दो कि मैं सो रहा हूं, बाद में फोन कर लूंगा। मैंने करवट बदल कर झल्लाहट के साथ कहा, वो कहता है कि मैं तुम्हें उठा दूं, उसे बहुत जरूरी बात करनी है। पिशावर से पाइंदा गुल बोल रहा है। पाइंदा गुल के नाम ने मेरी नींद उड़ा थी और मैं हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे उतरा। इस असना में गजाला भी बेदार हो चुकी थी। मैं दरवाजा खोलकर इसी हालत में बाहर निकला और ड्राइंग रूम में पहुंचकर मेज पर रखा हुआ रिसीवर उठा लिया। कौन बोल रहा है? मेरे हल्लू के जवाब में दूसरी तरफ से भारी और तहक्कुम में आवाज में कहा गया, जो मेरे कानों के लिए अजनबी आवाज नहीं थी, क्योंकि मैं अब्दुल रहीम खान के फ्लैट से सरदार पाइंदा गुल से बात कर चुका था। बात करो, मैं रैनी बोल रहा हूँ। तुमने मुझे गहरी नींद से बेदार कराया है। मैंने नींद की झोंक में उससे जरा भी मरऊब हुए बगैर चिल्लाकर कहा। इस वक्त में उसका कैदी या यरगमाली नहीं था जो दब कर बात करता। तुम्हें अपनी आजादी मुबारक हो। सरदार पाइंदा गुल की आवाज सर्द और चुभती हुई थी। लेकिन मुझे तुम्हारी आजादी की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। मेरा भांजा अपने घर में मुर्दा पाया गया है। तुम भी उसी घर में ले जाए गए थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमको इस कत्ल के बारे में कुछ मालूम है या तुम उसे जिंदा छोड़ कर आए थे। उसके कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने लाशौरी तौर पर अपनी सफाई पेश करनी शुरू कर दी, लेकिन उसने नहायत सर्द मैरी के साथ मेरी बात काट दी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे वारसों ने मेरी मांग पूरी कर दी थी। अब्दुल रहीम खान का आदमी रात के जहाज से माल लेकर मेरे पास पहुंच चुका था। उसके बाद की खबर है कि मरहूम को किसी ने गोली मार दी। मेरी मांग पूरी होने के बाद तुम्हें आजाद हो जाना चाहिए था। तुम उसे नहीं मार सकते। मुझे इतना बता दो कि तुमने किस वक्त उसे जिंदा छोड़ा था। वो बहुत सीधा और आसान सा सवाल था, लेकिन मेरे बदन में बैक वक्त सैकड़ों चींटियां सिरंगने लगी। इस आसान सवाल के जवाब पर सरदार पाइंदा गुल के रद्द-ए-अमल का दारोमदार था। मेरे जन्नत गुल के अलावा इस कत्ल का कोई चशमदीद गवाह नहीं था। मैं आजाद और खुद मुख्तार था। जन्नत गुल रुपोशी इख्तियार कर चुकी थी। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं अब्दुल रहीम खान को जिंदा छोड़ आने का जिक्र करके अपनी जात को इस झगड़े से बिल्कुल अलग कर लेता, लेकिन जन्नत गुल सरदार पाइंदा गुल को रुसवा करने की मुहिम पर निकली हुई थी। उसके इंतकाम का महवर मेरी जात पर कायम था, क्योंकि मैं ही छोटे खान का यरगमाली था और सरदार पाइंदा गुल के एक यरगमाली को अपनी सेज से लज्जत आशना कराने के हवाले से उसे बदनाम करने का अज़म रखती थी। वो शेखी में आकर लोगों को यह भी बता सकती थी कि उसने छोटे खान को इसी यरगमाली के सामने हलाक किया था। जन्नत गुल के जरिए सच सामने आता तो सरदार पाइंदा गुल पर मेरा झूठ खुल जाता। वो हर धर्म और मुंतकिम मिजाज का आदमी था। उससे एक झूठ पर भी अपने पूरे कबीले को मेरी बेकुनी पर ममूर कर सकता था और मैं उस नापसंदीदा सूरत हाल से बचना चाह रहा था। मैंने लम्हों में तजिया करके बहुत एहतियात से सच बोलने का फैसला कर लिया। तुम ठीक सोच रहे हो। वो मेरी आज़ादी का पैगाम लेकर आया था तो जिंदा था, मगर मैं वहां से निकला तो वो अपने आखिरी सांसों पर था। उसकी पुश्त में मेरे सामने गोली मारी गई थी। उसका कातिल कौन था? उसने एक एक लफ्ज पर जोर देकर सर्द और धीमी आवाज में पूछा। जन्नत गुल। मैं बस इसी कदर कह सका क्योंकि सरदार पाइंदा गुल ने किसी वैशी भैंसे के टकराने के अंदाज में हल्के बल वही नाम धुराया था। कहाँ गई वो? मुझे उसके बारे में बताओ। उसकी आवाज में इंतकाम की तड़प पैदा होगी। मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो हाथ से निकल कर कहाँ गई। मैं बिल्कुल निहत्था और उन दोनों का यरगमाली था, इसलिए उनके आपस के झगड़े में दखल नहीं दे सका। छोटे खान का खून देखते ही मैं वहां से भाग निकला। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं कि तुमने मुझे मेरे दुश्मन के नाम से आगाह कर दिया। अब मैं उसे खुद देख लूंगा। सरदार पाइंदा गुल के गुस्से से कांपती हुई उस आवाज के साथ ही फोन बेजान हो गया और मैं मबहूत और सहरज़दा अंदाज में चंद सेकंड तक रिसीवर यूं ही अपने कान से लगाए खड़ा रहा, फिर आहिस्तगी से उसे क्रैडल पर रख दिया। गजाला हैरत से पलकें झपकाती हुई मेरे करीब खड़ी थी। इंसान के दिल में गुनाह का पहला बीज फूटता है तो वो बहुत हसीन और बेजर नजर आता है, लेकिन हर गुनाह पर लज्जत का समर सामने आता है तो इंसान अंदर से दहल कर रह जाता है। जन्नत गुल बस थोड़ी देर के लिए ऐशो निशात का नाम था। उसने अपनी परी पैकर वजूद को सारी रानाइयों के साथ मेरे सुपुर्द किया
तो मेरे मखमूर जहन में यह ख्याल समाया हुआ था कि बंद दीवारों में कुछ देर के लिए जन्म लेने वाली हुस्न जमाल की उस रंगीन कहानी का कोई गवाह नहीं होगा, और मैं खानों की तैयार की हुई उस फसल की खोशा चीनी करके अरमान अंगेज यादों में डूब जाऊंगा। किसी को कानू कान भी पता नहीं चल सकेगा कि वहां क्या कुछ हो चुका है। लेकिन छोटे खान के कत्ल के बारे में सरदार पाइंदा गुल की आवाज की खन करे सुन लेने के बाद मेरे मैदे में गिरें सी पड़नी शुरू हो गई थी। मैं खान या उसके अताब से जरा भी खौफजदा नहीं था। मुझ पर उस समय यह इंकिशाफ हुआ कि मैंने जन्नत गुल की साजिश का एक फरीक बनकर अपने लिए भी जिल्लत और रुसवाई मोल ले ली थी। अच्छाई अच्छे इंसानों के इर्द गिर्द बसती है और इनके दिलों में परवान चढ़ती है, लेकिन बदी की कोई सरहदें नहीं होती। उसे जहां राह मिलती है वो आकाश बेल की तरह फैलती और बढ़ती चली जाती है। यह जरूरी नहीं था कि जन्नत गुल की फैलाई हुई कहानियां पहाड़ों के उस पार रहकर सरदार पाइंदा गुल को ही जलील ख्वार करती रहती। वो छोटे खान का खून होने के बारे में मुझे फोन कर चुका था, तो अपनी इज्जत का खून होने के बाद दोबारा भी फोन कर सकता था। वो मेरे साथियों को सब कुछ बता सकता था। बस वही एक खौफ था जिसने मेरे वजूद को मरोड़ कर रख दिया था, और मैं गजाला से आंख नहीं मिला पा रहा था। क्या कह रहा था सरदार पाइंदा गुल? बाहर से सुल्तान शाह ने सवाल किया। उसे छोटे खान के कत्ल की खबर मिल गई है, उस पर लानत भेजो और नाश्ते की तैयारी करो। मैंने ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हुए बेपरवायाना अंदाज में कहा, और उन दोनों को मजीद सवाल से बचने के लिए सीधा गुसल खाने में घुसता चला गया। नाश्ता करते हुए मैंने मेज पर पड़े हुए अखबारात का सरसरी जायजा लिया तो उनमें मुझे पिंडी का एक पुराना अखबार भी नजर आया। मैंने मुतजस्सिसाना अंदाज में अंदर के सफ़ात देखे तो समझ लिया कि अव्वल खान वो अखबारात हमारे लिए ही लाया होगा। इसमें शहबाज खान की इबरतनाक तस्वीर नुमाया अंदाज में छपी हुई थी। वो बालों से महरूम चेहरे के साथ बिल्कुल बरहना हालत में कूड़े के एक बड़े ढेर पर पड़ा हुआ था। उसके जिस्म के खुले हुए हिस्सों पर स्याह पट्टियां छपी हुई थी। इस्लामाबाद के बारसूख शहबाज खान की दुर्गत किसने बताई? इस दो कालमी सुर्खी के नीचे स्याह हाशी में छपा हुआ मतिन भी खबर निगार की जहानत का शाकार और जोमानी था। इसमें शहबाज खान के गहरे मरासिम और उसके मारूफ और मकबूल मेहमान घर के हवाले से उसके उन नामालूम दुश्मनों पर मुलामत की गई थी जिन्होंने उसे उस हाल को पहुंचाया था। इस सितम ज़रीफ खबर निगार ने तस्वीर पर बस न करते हुए शहबाज की लफ्ज़ी तस्वीर भी बना डाली थी, जिसे मज़ाक़ा आराई के साथ ही तशवीश में भी शुमार किया जा सकता था। काफी देर अखबार में सर खपाने के बाद मैंने जहांगीर को फोन करने का इरादा कर लिया। फोन पर खिलाफे तो अका जहांगीर खुद मौजूद था। मेरी आवाज सुनते ही वो फट पड़ा और मैं खामोशी के साथ उससे बुरा भला सुनता रहा। जब उसके दिल की भड़ास निकल गई तो मैंने उससे घर पर मौजूद रहने का सबब दरियाफ्त किया और उसने अपने कारोबारी मसाइल का रोना शुरू कर दिया। कपास के बहरान की वजह से धागे और कपड़े के दाम बढ़ गए थे। बैंकों ने कर्जों की फराहमी पर नई पाबंदियां आयद कर दी थी। बरामदी कर्जों पर सूद की शरह बढ़ा दी गई थी। महंगाई की वजह से मजदूरों ने अपने रोजमर्रा उजरतों में अज खुद इजाफा कर लिया था। अपनी बात मनवाने के लिए वो फाके करने पर आमादा थे, लेकिन कम शरहों पर मशीनें संभालने पर तैयार नहीं थे। और इन सब मसाइब का खुलासा यह था कि कई दिन से उसकी SJ गारमेंट फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी और वो घर पर पड़ा हालात को कोस रहा था। कुछ यही हाल मेरा भी है। उसकी विपदा खत्म होने पर मैंने अपनी कथा शुरू कर दी। काम इस कदर है कि दिन रात फुर्सत नहीं है। एक पैर कराची में होता है तो दूसरा इस्लामाबाद में। पिछला काम निमट में नहीं पाता कि नया काम सर पर सवार हो जाता है। इसके बावजूद कहीं से आमदनी की कोई सूरत नहीं बन रही। जमा पूंजी खत्म होने की नौबत आ गई और कल मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ ताकि सलमा भाभी के पास रखी हुई अमानत में से कुछ रकम निकाल सकूं। तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिसमें आमदनी का हाल इतना बुरा है? वो मेरी बातें सुनकर हैरान रह गया। मैं तो नामसाद हालात के बावजूद घर का खर्च फैक्ट्री से ही निकाल रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं तुम्हारी जुबान से यही सुनना चाह रहा था। अब तुम पक्के कारोबारी हो गए हो। कोई तुम्हारी खैरख्वाही करे तो नुकसान और दुनिया भर की मुसीबतों का जिक्र ले बैठते हो। कोई अपना दुख सुनाए तो अपनी बदहाली के किस्से सुना सुना कर उसका खून चलाने पर तुल जाते हो। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं बस ऐश ही ऐश कर रहा हूँ। मुफ्त का एक खजाना हाथ आया हुआ है तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो अपनी जान खपाता फिरूंगा। मैंने बनाए हुए अंदाज में कहा, फिर इतने दिन से कहाँ गायब हो? वो फोन पर ही सब कुछ मालूम कर लेना चाह रहा था। सोशल वर्क कर रहा हूँ, मैंने जल कर कहा। चाहो तो तुम्हारे लिए भी काम पैदा कर सकता हूँ। नाराज हो गए? क्रिस्टियानी हंसी के ताजुद की आवाज उभरी। लो, ये सलमा भी आ गई, जरा इससे बात कर लो। सलमा का नाम सुनते ही मेरी रूह फना होगी। कल आऊंगा तो बात करेंगे, फिलहाल खुदा हाफिज। अपनी बात पूरी करके मैंने फुर्ती के साथ फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मेरे लिए वीरा और गजाला की मौजूदगी में सलमा से बात करनी मुमकिन ही नहीं थी। वो अपने शौहर की मौजूदगी में भी घुमा फिरा कर ऐसी बातें कर जाती थी जिनका जवाब देना 2 बार हो जाता था। मिस कॉल से फारिग हुआ ही था कि मेरे फोन की घंटी बज उठी। इस बार दूसरी तरफ से अव्वल खान बोल रहा था। उसने मुझे बताया फ्रैंकफर्ट से आने वाली मुतवक्का परवाज का वक्त है। रात के 1:30 बजे था। मामला सिर्फ एक आदमी की देखभाल का था, इसलिए वो अकेला एयरपोर्ट पहुंचने का इरादा रखता था। लेकिन मैंने उसे बताया कि मेरे साथ सुल्तान शाह भी होगा तो उसने कोई एतराज नहीं किया। रफ्ता रफ्ता वो खुद भी सुल्तान शाह को पसंद करने लगा था, क्योंकि वह गैर ज़रूरी तजस्सुस किए बगैर अपने काम से काम रखने का आदी था। 1 बजे एयरपोर्ट लाउंज में मुलाकात का प्रोग्राम तय करके उसने फोन बंद कर दिया।
दोपहर के खाने के बाद मैं गजाला के साथ जहांगीर के घर रवाना हो गया। इस वक्त तक सूरत हाल एतदाल पर नहीं आई थी। सुबाने वाले सरदार पाइंदा गुल के फोन ने भी मुझे कदरे फिक्रमंद किया हुआ था, कहीं उसके आदमी एक बार फिर हमारा पीछा करना शुरू न करते। इस इम्कान के पीछे नजर मैं रास्ते भर अकबनुमा आईने में अपने पीछे आने वाले ट्रैफिक का जायजा लेता रहा और यह महसूस करके मुझे इत्मीनान हुआ कि मेरा अंदेशा दुरुस्त नहीं था। जहांगीर और सलमा ने तहय्युर अमेज खुशी के साथ हमारा इस्तकबाल किया। सलमा ने गजाला से गले मिलने के बाद गहरी और नाकदाना नजरों से उसका जायजा लेना शुरू किया तो गजाला भी बेआराम हुए बगैर नहीं रह सकी। मुझ में क्या तब्दीली आ गई है जो तुम इतने गौर से देख रही हो? गजाला ने उससे पूछ लिया। तुम्हें बहुत दिन बाद देखा है ना? सलमा संभलते हुए बोली। तुम में जरा भी तब्दीली नहीं आई, अपना ध्यान रखती हो, इसलिए डैनी भाई हर वक्त मजनू बने रहते हैं, हर वक्त जुबान पर तुम्हारा जिक्र रहता है। रश्क और हसद के दो मुतजाद जज्बों में जो मुहूम सी हद फाजिल है वो सलमा के लबो लहजे में नुमाया थी। मुझे समझने से कासिर थी कि गजाला की सूरत है और सीरत में कौन सी ऐसी बात थी जिसने मुझे और उसे एक जान दो कालिब करके एक सांचे में ढाल कर रख दिया था, जबकि वो अपनी पूरी मेहनत के बावजूद मुझे अपनी जात के जहर में गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी थी। वो बातें गजाला से कर रही थी लेकिन मेरी तरफ बार बार ऐसी मजरू और पुरशिकायत नजरों से देख रही थी कि मैंने बराह रास्त उसकी तरफ देखना ही तर्क कर दिया था। फिर वो गजाला को अपने बेटे से मिलाने के लिए ले गई तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया और जहांगीर के चेहरे पर भी सुकून फैलता चला गया। पीने का मूड हो तो जिन या विस्की निकालूं? मैदान साफ होते ही उसने हस्बे रवायत मुझे मैनोशी की दावत देते हुए सवाल किया। अकेले पीते पीते अब तबीयत बेमजा होने लगी है, खाल में रहो, मैंने उस पर आंखें निकालते हुए कहा। 10 दफा बता चुका हूं कि विस्की पीने का वक्त गरूब आफ्ताब के बाद शुरू होता है, तो फिर जिन की बोतल ले आता हूँ। गॉर्डन की बड़ी बोतल रखी हुई है। उसने मेरा इब्तिदाई मशवरा कबूल करते हुए मेरी बात पूरी होने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया, मगर मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे सोफे पर बिठा दिया। बैठे रहो, इन दोनों औरतों की मौजूदगी में हमें जरा मुहज्जब रहना चाहिए, वरना दोनों मिलकर हमारी बुराइयां करनी शुरू कर देंगी। सलमा खुद ही चाय वगैरह बना कर ले आएगी, इस वक्त वही मुनासिब रहेगी, वो ले आएगी। उसने सजाइया अंदाज में अपनी गर्दन झटक कर कहा। ये भूल जाओ, अब सारा काम मुलाजमों पर डाल दिया है। बच्चे के अगवा वाले वाक़े के बाद वो बहुत आराम परस्त और काहिल हो गई है। हर वक्त अपने बच्चे को सीने से लगाए लेटी रहती है या फिर बनाओ सिंगार में मसरूफ रहती है। वो तुम्हारे लिए ही तो सब करती होगी, तुम्हें उसके बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। करती होगी, उस पर लानत भेजो। वो उकताए हुए अंदाज में बोला। ये बताओ कि आजकल ब्लैक क्वीन कहाँ है? फौरी तौर पर उसका सवाल मेरी समझ में नहीं आ सका। फिर मुझे याद आया कि इब्तिदा में वीरा हमारे सामने ब्लैक क्वीन के लर्जा खेज रूप ही में नमूदार हुआ करती थी। वो दिन गए जब उसकी हवा हुआ करती थी। सख्त झगड़े के बाद अब फिर दोस्त बन गई है। वो तुम्हें क्यों याद आ रही है? जबरदस्त औरत है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों फीकी फीकी लगती है, बगैर नमक की निहारी की तरह। उसे देखकर दिल में जरा भी तहरीक नहीं होती। बाद में अक्सर उसका ख्याल आता रहता है, कभी कभी तो साली ख्वाब में भी आ जाती है। तुम्हारे दिलो दिमाग में अभी तक उसकी दहशत सवार है। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारे लिए अपनी सेक्रेटरी ही ठीक है, जो अपनी मुलाजमत बरकरार रखने के लिए हर वक्त तुम्हारी खुशनुदी हासिल करने की फिक्र में रहती है। मरखनी और अड़ियल हसीनाओं को फांसना तुम्हारे बस से बाहर है। वो भी मेरे पास से बदर दादा के पास चली गई है। वो एक हसरत भरी सांस के साथ बोला। ऐसी लड़कियां बस पैसे के पीछे भागती हैं। बदरू ने 4 पैसे ज्यादा दिए, वो वहां चली गई। यह बदरू दादा कौन है? मैंने तेवरियों पर बल डाल कर पूछा। क्या मैं उसे जानता हूँ? लो, उसे भूल गए? उसने मेरा मजाक उड़ाया। शुरू में सबसे ज्यादा चर्च वही निकालता था, बाद में नादर के साथ काम करता था। ची में उसने बहुत माल बनाया था। अब 8-10 ट्रकों के साथ गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा है। कभी कभी मेरे पास आता रहता है। मेरे दफ्तर में ही उसने मेरी सेक्रेटरी पर डोरे डाले थे। बाद में मासूम बनकर उसे अपनी मुलाजमत में लेने की इजाजत मांगी तो मैंने इजाजत दे दी। जब मैंने उसके मुंह पर थूक ही दिया तो वो बदरू के पास जाए या चकले में बैठ जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसे शर्म तो दिलानी थी कि उसने तुम्हारी सेक्रेटरी को तोड़ दिया। मुझे याद आ गया कि बदर दादा अपने जमाने में कितना शहजोर और मुंह पट बदमाश हुआ करता था, मगर हम लोगों से हमेशा दबता चलाया था। मैंने उस बात को अहमियत नहीं दी। उसे शिकवा करता तो वो समझ लेता कि दाल में कुछ काला था। मैंने उस पर अपना भरम अभी तक कायम रखा हुआ है। आखिर को हम लोग उसके बास रह चुके। उसकी उड़ान बहुत ऊंची थी। मालबरदारी के काम से उसका पेट भर जाता है। मालबरदारी तो बस एक आड़ है। अफगानिस्तान के लिए माल मंगवाने वाले उसकी मिली भगत से कागजों पर राहदारी दिखाकर माल पाकिस्तान में ब्लैक कर देते हैं। वो इसमें खासा माल बना लेता है। उसे एक शिंगारी पार्टी भी मिली हुई है। वो उसका पाउडर कराची लाता रहता है। शिंगारी पार्टी? मैंने हैर से दोहराया। इसका अफगानिस्तान की चिंगार वैली से तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो बेतबारी सनसन लगा। सब जानती हो और मेरा इम्तिहान ले रहे हो? मैंने पहली बार ये नाम सुना था तो मुझे ये तक पता नहीं था कि शिंगारी किसी आदमी का नाम है या जगह का। बदर दादा ने ही एक दिन बताया था कि सरदार पाइंदा गुल चिंगार वैली का हुक्मरान और अफीम का बहुत बड़ा जमींदार है। मुझे यूं लगा जैसे जहांगीर ने मेरे सर पर लठते मारा हो। सलमा की काहली, वीरा के फीकेपन और लेडी सेक्रेटरी की तोता चिश्मे से
शुरू होने वाली बातों की तान सरदार पाइंदा गुल पर जाकर टूटी थी। दुनिया वाकई बहुत मुख्तसर थी। कभी कभार तो हर शख्स एक दूसरे का शनासा मालूम होने लगता था। जरा फोन पर बदरू दादा से मेरी बात तो करवाओ। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, मेरा ख्याल है कि वो मुझे भी नहीं भूला होगा। इससे बात करके पुरानी यादें ही ताज़ा हो जाएंगी। आज वो ट्रक पर किसी की लाश लेकर के आए। सुबह उसने फोन करके बताया था कि यहाँ पाइंदा गुल के एक खास आदमी का कत्ल हो गया है। बदरू उसकी मैयत में शरीक होकर ही वापस आएगा। इसी वक्त वो दोनों औरतें आ गई। थोड़ी देर बाद सलमान से मुझे पैसे भी अपने मिल गए। मैं वहां जिस काम से आया था वो हो चुका था। बदरू दादा और सरदार पाइंदा गुल के करीबी मरासिम के बारे में मालूमात मुफ्त में मिल गई थी। मेरी सर्दमहरी पर मबनी रवैये की वजह से सलमा मेरी तरफ से बरहम हो गई थी, जिसका असर उसकी और गजाला की कुछ दिलाना गुफ्तगू पर भी पड़ा था। मैंने मजीद चंद मिनट वहां गुजारने के बाद रवानगी की इजाजत ले ली और हम सीधे घर लौट आए। मुझे डर था कि वापसी पर वीरा और सुल्तान शाह का कोई ना कोई तनाजा हमारा मुंतजिर होगा, लेकिन उस दिन सितारे कुछ यावर थे कि उन दोनों में किसी तकरार या तसादुम की नौबत नहीं आई थी और वो पुरअमन बकाए बहामी के असूल के तहत टेलीविजन पर एक फिल्म देखने में मसरूफ थे। रात 12:30 बजे मैं सुल्तान शाह को साथ लेकर फ्लैट से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ तो हम दोनों ही किसी बुरे वक्त का सामना करने के लिए तैयार थे। हम दोनों के पास न सिर्फ भरे हुए पिस्तौल मौजूद थे, बल्कि मैंने बीम गन भी अपने लिबास में छुपा ली थी। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि बेहोश वीरा को वापस ले जाने वाले अब्दुर्रहीम खान के बारिश ड्राइवर ने वीरा के पर्स को नहीं छेड़ा था और भीम गन हमारे पास रह गई थी। मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ये पता नहीं है कि हमें एयरपोर्ट पर क्या करना है। बस अंदाजा कर लिया है कि पुरखतर हालात भी पेश आ सकते हैं। कम से कम मुझे कुछ तफसील तो बता दो। थोड़ी देर बाद सुल्तान शाह ने कहा, स्पेशल टास्क फोर्स में जफर की जगह काम करने वाला अल्बर्टो वेल्सा कैफरे किरदार को पहुंच चुका है, लेकिन उसके कुछ पैगामात पकड़े गए हैं जिनसे जाहिर होता है कि इस रैकेट का कोई बहुत अहम आदमी आज रात 2 बजे की परवाह से कराची पहुंच रहा है। हम लोग उस पर हाथ डालने की फिक्र में हैं। उसे पकड़ लिया गया तो कर्नल जैसी जोन्स और डेविड स्टार्स की साजिशों का सिलसिला इसी मरले पर खत्म हो सकता है। इसके लिए इतनी भागदौड़ की क्या जरूरत थी? उसे त्यारे से निकलते ही बाहर या फिर इमिग्रेशन के मरहले पर आसानी के साथ पकड़ा जा सकता है। कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए अंदर फोर्स भी मुतय्यन की जा सकती है। उसने हैरत के साथ कहा, इस काम के लिए पेचीदा तरीकाकार इख्तियार करने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? उसकी उलझन अपनी जगह बिल्कुल बजा थी। मुझे तफसील के साथ उसे पूरे पस मंजर से आगाह करना पड़ गया। घर पर इस बारे में कोई सवाल किया गया था, ना ही मैंने उस मौजू पर बात छेड़ी थी। मेरी मफरूजा सूरत हाल जिस कदर आसान नजर आ रही थी, हकीकी मसला उससे बहुत मुख्तलिफ और दुश्वार है। वो पुरतशवीश अंदाज में बुड़ा। हर बैनुल अक़वामी परवाज पर सैकड़ों मुसाफिर होते हैं। इनमें से खासी तादाद के मंजिल कराची एयरपोर्ट हो सकता है। नाम कौमियत या शक्ल सूरत से वाकफियत के बगैर इस भीड़ में एक मुश्तबा आदमी को कैसे पहचाना जा सकेगा? किसी करामत के बगैर हमारी कामयाबी मशकूक मालूम होती है। मुझे इससे इत्तेफाक करना पड़ा, कामयाबी का इम्कान कम है। लेकिन ये मालूम हो जाने के बाद कि इस परवाज से एक मुजरिम यहाँ आ रहा है, हम घर पर नहीं रह सकते। हो सकता है कि यहाँ कोई तदबीर काम कर जाए। बाजुकात तुम्हारी खोपड़ी भी खास एक गुल खिलाती है, इसलिए मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर आया हूँ। फिलहाल मेरी खोपड़ी पर बर्फ जमी हुई है। वह हंसते हुए बोला, हो सकता है कि ये चली जाए। एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में गाड़ी छोड़ने के बाद हम दोनों सड़क अबूर करके लाउंज की तरफ बढ़े तो एक नीम तारीख धब्बे से निकलकर अचानक ही अव्वल खान हमारे सामने आ गया। अरे तुम हमसे पहले यहाँ पहुंचे हुए हो? मैंने गैर इरादी तौर पर अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए पूछा। इस वक्त 2 बजने में कई मिनट बाकी थे, जबकि तैयारी की लैंडिंग और मुसाफिरों की बाहर आमद के दौरान भी खासा वक्त लगता है। इस तरह अव्वल खान वक्त से काफी पहले वहां मौजूद था। मेरा यहाँ आना अच्छा ही हुआ, वो मेरे करीब आते हुए बोला। यहाँ वफाकी खुफिया इदारों के कुछ लोग हमसे पहले आए हुए हैं। हम एक दूसरे से अलग और मोहतात रहकर आने वालों पर निगाह रखनी होगी। इस बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर ऐसे लोगों की मौजूदगी आम सी बात है। हो सकता है कि कोई बड़ा अफसर, अवामी नुमाइंदा या कोई और अहम आदमी आ रहा हो। इस बारे में तुम परेशान क्यों हो? मैं परेशान नहीं था। इन लोगों की मौजूदगी महसूस करके मैं चौंका था। फिर मैं उनमें से अपने एक शनासा से मिल बैठने में कामयाब हुआ तो मुझे पता चला कि वो लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अहम गैर मुल्की मेहमान की हिफाजत के लिए यहाँ आए हुए हैं। वो जैक रोनाल्ड नामी कोई अमरीकी है। क्या ये बात हैरतनाक नहीं है कि जिस परवाज से कर्नल जैसी जोन्स है, क्या उसका नुमाइंदा आ रहा है? उस परवाज से जैक रोनाल्डो भी यहाँ पहुंच रहा है। हैरतनाक जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये दुनिया बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा सुकड़ी हुई महसूस होती है। मैंने जहांगीर की जुबान से बदर दादा और सरदार पाइंदा गुल के ताल्लुकात का जिक्र सुनने का इजाफी वाक़या याद करते हुए कहा, इनकी यहाँ पर मौजूदगी के मकसद से वाकिफ हो जाने के बाद तुम्हारा तरद्दुद दूर हो जाना चाहिए था। हम अलग अलग रहकर ज्यादा मुअस्सर अंदाज में अपना काम कर सकेंगे। मैं तुम लोगों को यही बात बताने के लिए इस तरफ खड़ा हुआ था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब हमें एक एक करके अंदर चलना चाहिए। जैक रोनाल्डो कौन है? सुल्तान शाह ने सवाल किया। और यहाँ किस लिए आ रहा है? जिस आदमी से मेरी मुलाकात हुई है वो बहुत ज्यादा बाखबर नहीं था, वरना मैं खुद भी ये बातें मालूम करनी चाह रहा था। अव्वल खान ने उसके सवाल की अहमियत को तस्लीम करते हुए जवाब दिया, वो कोई भी हो सकता है। मैंने खुश्क लहजे में सुल्तान शाह से कहा, सरकारी दावत पर रोजाना सैकड़ों गैर मुल्की माहिरीन
पाकिस्तान आते जाते रहते हैं, हमें उनसे क्या लेना देना। बस ये ख्याल रखना कि अंदर काफी लोग मुस्तैद हैं। जैक रोनाल्डो को लेने के लिए प्रोटोकॉल वाले आए हुए हैं, उनकी देखभाल और हिफाजत के लिए दूसरे लोग फैले हुए हैं। आजकल के हालात की वजह से मैं IB वालों के साथ किसी बदमजगी में उलझना पसंद नहीं करूंगा। ये कहते हुए हमसे अलग होकर तेज तेज कदमों से चलता हुआ बरामदे के उस हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया जहां मुसाफिरों का इस्तकबाल करने वालों की मुस्तरिब भीड़ मौजूद थी। हम दोनों भी एक दूसरे से अलग होकर उसी तरफ हो लिए। मैंने अव्वल खान की तशवीश को कोई अहमियत न देकर शायद उसे कदरे खफा कर दिया था, लेकिन अकेला रह जाने के बाद अचानक मुझे ख्याल आया कि जैक रोनाल्डो के मामले में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर थी। अगर वो अपने मेजबान महकमे के लिए इसी कदर अहम और नागजीर मेहमान था तो उसे आम मुसाफिरों वाले रास्ते के बजाय VIP लाउंज के जरिए लाया जाना चाहिए था, जहां भीड़ भाड़ न होने की वजह से उसकी देखभाल में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए थी। एक तरफ उसे इस कदर अहमियत दी जा रही थी कि उसके इस्तकबाल के लिए गैर मामूली तैयारियां की गई थी, तो दूसरी तरफ उसे आम मुसाफिरों की भीड़ में लाया जा रहा था। शफाफ शीशे की दीवारों के उस पार बैगेज हॉल में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, कस्टम और दूसरे इदारों के एहलकार घूमते फिरते नजर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त तक मुसाफिर नजर नहीं आ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन बोर्ड पर जलती और बुझती हुई सब्ज रोशनी फ्रैंकफर्ट से आने वाली परवाज के पहुंच जाने का ऐलान कर रही थी। अपने अपने मुसाफिरों को खुश आमदीद कहने के लिए आए हुए शहरी तजस्सुस के आलम में बार बार उचक उचक कर ये शीशे की दीवारों के करीब जाकर खाली हाल में शनासा चेहरों की तलाश में सरगर्दा थे, जैसे वो पेशगी आसार अलामात के बगैर अचानक ही कहीं से हाल में आ टपकेंगे। होटलों का अमला अपने मुसाफिरों को मुतवज्जा करने वाले डिस्प्ले बोर्ड थामे एक तरफ मौजूद था। वह हर परवाज के साथ एयरपोर्ट पर आने वाले तजुर्बेकार लोग थे। उन्हें मालूम था कि तैयारी के रनवे छूने से मुसाफिरों की इमारत में दाखिल होने तक फनी इंतजामात का एक तवील सिलसिला होता है, जिसकी वजह से 15-20 मिनट और बस औकात इससे ज्यादा वक्त सरफ हो जाता है। वो इत्मीनान के साथ खुशगपियों में मसरूफ थे। उन्हें देखकर मेरे ज़हन में ख्याल पैदा हुआ। अल्बर्टो वेल्सा के सिलसिले में मेरे सामने अफराद और तंजीमों के कई नाम थे जिनके मुखफ़िफ़ मुतलका अफराद की तवज्जो फौरी तौर पर अपनी तरफ मबसूल करवा सकते थे। उनमें जैसी जोन्स का मुखफ़िफ़ JJ, अल्बर्टो वेल्सा का मुखफ़िफ़ AV या डेविड स्टार का मुखफ़िफ़ DS शामिल थे। सुल्तान शाह और अव्वल खान मुझसे दूर अलग अलग जगहों पर खड़े हुए थे। मैं इस मौका से फायदा उठाते हुए एक तरफ चल दिया। बुक स्टॉल पर गत्ते की शीट मौजूद नहीं थी, लेकिन मेरे इस्तफसार पर दुकानदार ने 5 रुपए के एवज एक बड़े डिब्बे का सफेद ढकना दे दिया, जिसे प्ले कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। मैंने वहीं खड़े खड़े से आप मार्कर से बहुत जली हरूफ में JJ के अंग्रेजी हरूफ लिखे और वापस लाउंज के सामने वाले अजीम उशान बरामदे में पहुंच गया।